पे एंड किया था ना। आज अभी चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे। आज खत्म करना है चैप्टर 8। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बाद आता है रेट लॉ। बेटा रेट लॉ इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा, रेट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन सेम स्टेटमेंट है रेट लॉ की। क्या स्टेटमेंट है कि भाई ये अगर रिएक्शन है ना A plus B gives products, तो बेटा इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt is directly proportional to the multiplication of concentrations of reactants। सेकेंड ईयर में भी बात आई थी इसकी ऑर्गेनिक में। कहाँ पे आई थी फहद? सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कहाँ डिस्कस किया था? जंग लग गया है दिमागों पे, लॉकडाउन में है भाई। रबिया कहाँ डिस्कस किया था बेटा? याद नहीं है माशाल्लाह। वेरी गुड मरियम साजिद, एसएन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन। अक्सा फातिमा ने भी बताया एलिमिनेशन, फबिया ने भी बताया। क्या हो रहा है यार, ये सारे हमारे खुसूसी बच्चे हैं, आप सब समेत। इंजीनियर मेडिकल वाले बता रहे हैं। अच्छा, उनको टेंशन नहीं है ना, वो उनका दिमाग सुकून में, उनको पता है कि टेस्ट वेस्ट तो पता नहीं होना भी है नहीं होना। तो बेटा एसएन और एलिमिनेशन के मैकेनिज्म में आया था, अगर आपको याद हो तो देखो dx अपॉन dt इज द रेट ऑफ रिएक्शन और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, 1 मोल तो पावर 1। मैंने आपको कहा था कि सिमिलैरिटीज है यही इक्विलिब्रियम के साथ जो हमने पढ़ा था। ये है बेटा रेट लॉ की स्टेटमेंट कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। फिर जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वल्स लगेगा, इक्वल्स के साथ क्या लगेगा? कांस्टेंट। ठीक है भाई, इक्वल्स लगेगा और इक्वल्स के साथ क्या लगेगा? कांस्टेंट। बेटा यहाँ कांस्टेंट जो लगता है वो k होता है, और जब इस रिलेशन को हमने इक्वेशन बना दिया तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन क्या कहलाती है? रेट एक्सप्रेशन। ये जो k है ना इसमें, ये k होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है भाई, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन एंड द कांस्टेंट k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो ये है बेटा रेट लॉ। अच्छा भाई, रेट एक्सप्रेशन में तीन चीजें हैं। एक है dx अपॉन dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है k यानी कि रेट कांस्टेंट, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि रेट एक्सप्रेशन में क्या कितनी चीजें होती हैं? तीन। क्या क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम जरा रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट के कैसे आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन से क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो dx अपॉन dt डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो रेट कांस्टेंट को कि इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन divided by concentration of reactants. So what is rate constant? It is the ratio between rate of reaction and the concentration of reactants. Now एक बड़ी काम की बात बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। K से हम बहुत सारे कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स Kc, Kp, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या था? Ksp, रेट कांस्टेंट क्या है? Ka। कुछ चीजें इंटर के सिलेबस में क्लियरली नहीं है, लाइक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो खैर था फर्स्ट ईयर में Kw।
बेटा ये जितने कांस्टेंट्स को हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और k के साथ कोई सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं, जैसे रेट कांस्टेंट में नहीं लगाते, बाकी सब में इस k के साथ कोई सबस्क्रिप्ट होता है, k c k p k s p k a k b k w any, बेटा सारे k वाले कांस्टेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, सारे के वाले कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर के अलावा बेटा किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करते। अब इस बात को अलग से बताने की नीड क्यों है, क्योंकि जब आप ये इक्वेशन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि रेट कांस्टेंट रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना बेटा कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल होता ही नहीं है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती। हाँ, बट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ना, तो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है और वो है टेम्परेचर। जैसे बेटा कई दफा ये सवाल कंफ्यूज करने के लिए आया हुआ है एमसीक्यूज में कि रेट कांस्टेंट डिपेंड सी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डी होता है ऑल ऑफ देम, और स्टूडेंट्स ऑल ऑफ देम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ऑल ऑफ देम? कि जब उनके जहन में फॉर्मूला आता है तो उसमें रेट भी होता है, ये भी होता है। और मैं ऑल ऑफ देम वाले सवाल सॉल्व करने का आपको क्या तरीका बताया, अगर आपको दो सही लग रहा है तो तीसरा सही होगा और फिर करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ देम ही होगा। ठीक है ना, अक्सर स्टूडेंट्स इसको क्या लगा देते हैं, ऑल ऑफ देम, बट ये बात याद रखिएगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इसी तरह केसी भी सारी कांस्टेंट, ठीक है, केसी के इक्वेशन में तो ऊपर होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, नीचे होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब केसी के लिए सवाल बनता है तो कैसे बनता है कि द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स ऑन, एक ऑप्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक ऑप्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक ऑप्शन होता है टेम्परेचर और एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ देम। तो सब अगेन क्या लगा देते हैं, ऑल ऑफ देम, बट आंसर इज ओनली टेम्परेचर। बेटा इसको, इस बात को ना बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ बताने के लिए इस तरह से बोला जाता है कि आप सब कुछ चेंज कर दो सिवाय टेम्परेचर के, तो आप देखोगे कि के की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। और आप सब कुछ कांस्टेंट रखो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करो और आप देखोगे कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, बिकॉज द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बेटा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1m रख दूं तो क्या होगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। और कंडीशन हो आरटीपी, आरटीपी क्या होता है बेटा, प्रैक्टिक कांस्टेंट यूज होता है आरटीपी। एसटीपी तो आप सबने सुना होता है ना, मैंने आपको ये बात खैर हमेशा ही बताई है जहां भी एसटीपी बताया है कि एसटीपी इज मोर फॉर थियोरेटिकल कैलकुलेशंस, आरटीपी इज मोर फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स। तो आरटीपी इज रूम टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर कितना रखा जाता है 25 कांस्टेंट, और प्रेशर उतना ही है 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 1 लगा दूं तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या होगा, के बराबर आ जाएगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस इज 1 एट आरटीपी, तो रेट कांस्टेंट बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हाँ, अब देखिए इसकी कैलकुलेशंस आ सकती, ज्यादा नहीं आएगी। और जहां तक एनएडी का ताल्लुक है तो एनएडी में तो बेटा कैलकुलेटर वैसे ही अलाउड होता है। दूसरी बात ये कि बेटा ओवरऑल एनएडी में कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज कम होते हैं। अगर आपने
पास पेपर्स देखे हो तो एनईडी में 25 में से 1 या 2 कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज आते हैं, केमिस्ट्री में से ज्यादा नहीं आते। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आपको बोला जाए कि भाई यही रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 0.1 m and rate constant is 0.03, so what is the value of rate of reaction? ठीक है भाई, ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, रेट कांस्टेंट है 0.03, तो बताइए कि dx अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी। बहरहाल मैं तो विदाउट कैलकुलेटर ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। तो देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k है, k की जगह क्या लगा देंगे 0.03 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a 0.1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b 0.1। बेटा पावर का ख्याल रखना, अगर इक्वेशन ये गिवन है तो दोनों की पावर क्या होगी 1, लेकिन अगर इक्वेशन कुछ और है तो पावर चेंज होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखो पॉइंट्स वाली वैल्यू को विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, एक्सपोनेंट में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 0.03 क्या हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -2, 0.1 होगा एक्सपोनेंट -1, 0.1 होगा एक्सपोनेंट -1, ऐड कर लो बेटा, तीनों बेसिस सेम है, 10 पावर्स ऐड कर लो, -2 -1 -1, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, अच्छा भाई अगर मैं आपसे बोलूं इसी सवाल में आगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ concentration of A is doubled, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? अगर A की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई तो K की वैल्यू क्या होगी बताओ? अच्छा इंटर में प्रूफ पूछा जाता था तो आपको पूरी कैलकुलेशन शो करनी पड़ती थी। एप्टीट्यूड में शो करना तो दूर की बात, क्या कैलकुलेशन करने की भी नीड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, तो मैं तो कह रहा हूँ शो करना तो बहुत आगे की बात है ना, क्या करने की भी नीड है कैलकुलेशन? सवाल है मेरा। जी बेटे, अभी की बात क्या? अरे शो तो करनी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि करने की भी नीड है, इसका जवाब क्या होना चाहिए ये पूछ रहा हूँ। हाँ अभी जोर से बोलोगे। डबल? आप बताओ। हाफ हो? आप बताओ दानिश। सिर्फ एक जवाब सही आया है, दो हो गए, चलो दो जवाब सही आए हैं, मरियम साजिद और यमुना खान। अहमद शहीर बेटा इंटर वालों के साथ रह के ना, इंटर वाले जैसे हो गए तुम अहमद शहीर, भूल गए सारे ए लेवल के कॉन्सेप्ट। ये देखो मामा मान, चलो वरीशा ने भी सही बता दिया, वरीशा दे दी बेटा। अभी क्या ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा तो बाद में सोचा ना, पहले सोचो ना। ये क्या लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो के पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं, तो वैल्यू ऑफ के रिमेन्स सेम 0.03। ये जवाब 3 बच्चों ने दिया खाली, मरियम साजिद ने, यमुना खान ने और वरीशा जैदी ने। बाकी कोई 4 गुना कम कर रहा है, कोई हाफ कर रहा है। समझ में आया बेटा? दिमाग चला लें खुदा के वास्ते, सामने ही लगा हुआ था बोर्ड पे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ेंगे अब हम। अब देखिए बेटा,
ये हाँ, इसी तरह की कैलकुलेशन इसमें आ सकती हैं जो मैंने आपको बता दी। ज्यादा क्या कर लेते हैं, चलो अगर ये 2a होता तो यहाँ a पे क्या हो जाता, और ये एक्सपोनेंट -2 होता तो ये एक्सपोनेंट -5 हो जाता। समझ रहे हैं कितनी चेंज आ रही है कैलकुलेशन के अंदर, कितनी सी चेंज आ रही है। यानी कि ये अगर स्क्वायर ये 2 होता या स्क्वायर लग जाता, स्क्वायर लग जाता तो पॉइंट एक्सपोनेंट -1 की जगह एक्सपोनेंट -2 हो जाता, और इसमें 3 एक्सपोनेंट -4 की बजाय 3 एक्सपोनेंट -5 आ जाता। दैट्स इट, इतना सा चेंज होगा, इससे ज्यादा किसी चेंज की जरूरत नहीं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई। असल में इसकी कैलकुलेशंस आई हुई नहीं है, सचना तो मैंने करा तो दी इसलिए कि अगर आ गई तो कैसे करनी है, बट इसीलिए ज्यादा टाइम इसमें लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास दो थ्योरेटिकल चीजें, एक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वेलोसिटी की बेसिस पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो बेटा बहुत ही आसान है, फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है बेटा, फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शंस। हाँ, अब ये फास्ट, स्लो, मॉडरेट क्या होता है बेटा? फास्ट रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जो इतने फास्ट होते हैं कि माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट भी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, फास्ट रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जो इतनी तेजी से प्रोसीड होते हैं कि माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट भी हो जाते हैं, और ये इतने तेज हैं कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं किया जा सकता। तो दो अहम बातें लिखिएगा, एक तो बेटा माइक्रो सेकेंड्स के ऑर्डर में मुकम्मल होता है, और दूसरा रेट मेजर नहीं किया जा सकता। रेट कैन नॉट बी मेजर। अगला टॉपिक जो है ना, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, मालूम कैसे किया जाता है। और जब उसमें मैं आपको मेथड बताऊंगा ना कि व्हाट इज द मेथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनका रेट क्यों मालूम नहीं किया जा सकता। एज वी डोंट नो द एक्चुअल टाइम, हम ये तो कह रहे हैं ऑर्डर्स ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट होता है, बट कितने माइक्रो सेकेंड्स में हमें नहीं पता। टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि हम उसे प्रैक्टिकल इंटरवल्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सारी चीजें ना बेटा एक्सपेरिमेंटल है असल में। रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो भी मेजरमेंट्स हैं, जो कुछ भी है, वो सब एक्सपेरिमेंटली होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि माइक्रो सेकेंड्स के ऑर्डर को हम प्रैक्टिकल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड कर नहीं सकते। दैट्स व्हाई देयर रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही अच्छा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जांपल्स दीजिए मुझे फास्ट रिएक्शंस के, तो इसमें सबसे अच्छी मिसाल क्या आएगी? सबसे अच्छी एग्जांपल फास्ट रिएक्शंस में क्या आएगी? वेरी गुड, वेरी गुड। रिएक्शंस ऑफ पोलर और आयोनिक कंपाउंड मीडियम लाइक टाइट्रेशन। ठीक है बेटा, जो लाइन आपने लिखनी है वो क्या लिखनी है? रिएक्शंस ऑफ पोलर और आयोनिक कंपाउंड्स इन एक्वस मीडियम। बेटा एक्वस मीडियम में पोलर और आयोनिक सब्सटेंसेस आप जानते हो
कि ऑलरेडी क्या होते हैं, आयोनाइज्ड। तो जैसे जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो एसिड के सॉल्यूशन में एसिड के आयंस, बेस के सॉल्यूशन में बेस के आयंस, जैसे ही आप दोनों को मिलाते हो तो क्या होता है कि आयन एक्सचेंज, क्योंकि आयंस ऑलरेडी अलग है तो फौरन बस एक्सचेंज होता है, रिएक्शन हो जाता है। यानी कि ब्यूरेट से बेस का जो ड्रॉप फ्लास्क में गया, ठीक है बेटा, आपकी पलक झपकने से पहले ही वो ड्रॉप न्यूट्रलाइज हो भी गया। ठीक है, ये होते हैं फास्ट रिएक्शंस। रीजन समझ में आना चाहिए कि बेटा आयंस ऑलरेडी अलग अलग है, अगर पहले आयंस को अलग होना होता फिर आयन एक्सचेंज होता तो टाइम लगता, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड की रिएक्शंस में लगता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए फास्ट रिएक्शन। स्लो कौन से होते हैं बेटा? जो हफ्तों, महीनों, सालों लगा देते हैं कंप्लीट होने में, इनका भी रेट मेजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने स्लोली ये प्रोसीड होते हैं ना, तो प्रैक्टिकली कोई इनका टोटल टाइम और इंटरवल्स नहीं बना सकता। इसकी कोई मिसाल दे। रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ डायमंड कोल इन अर्थ क्रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन अर्थ क्रस्ट। यू नो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन में। ठीक है बेटा, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी आ सकता है स्लो रिएक्शन में। ठीक है, जैसे ट्रीटियम, ट्रीटियम की हाफ लाइफ कितनी होती है पता है किसी को? ट्रीटियम जो है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है किसी को पता है? 12.5 साल, 12.5 ईयर्स। तो ऑब्वियसली ये कैसा रिएक्शन होगा? स्लो रिएक्शन। अच्छा जी, मॉडरेट, मॉडरेट वो होते हैं जो मेजरेबल टाइम इंटरवल में होते हैं, ना इतने स्लो कि हफ्तों महीनों सालों लगा दें, ना इतने फास्ट कि पलक झपकने से पहले ही खत्म हो जाए। तो बेटा ये मेजरेबल टाइम इंटरवल जो कि कुछ आवर्स का होता है उसमें होता है, जिसको इजीली हम इंटरवल्स में, प्रैक्टिकल इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में आते हैं रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस। बेटा बड़ा मशहूर रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ा था हमने, स्टेरिफिकेशन का उलट है ये। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब ये कैसा रिएक्शन है? मॉडरेट रिएक्शन। तो इसके टाइम इंटरवल को मेजर किया जा सकता है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को भी इस वजह से मेजर किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुछ भी थियोरेटिकल नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन कैसी होती है? प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन। अब लेट सपोज के इस रिएक्शन का रेट मैं मेजर करने जा रहा हूं, तो पहले तो ये समझे कि अज्यूम कर लेंगे इसका टोटल टाइम 60 मिनट्स है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट्स में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 60 मिनट्स को टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दूंगा, जैसे कि 4 इंटरवल में डिवाइड कर देता हूँ 15-15 मिनट। ये पहला इंटरवल 15 मिनट का, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो लेट सपोज मैंने इसको, अब ये काम हम खुद करते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो रेट dx अपॉन dt, dx इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना भाई, और dt इज टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल हमने खुद बना लिया। अगर टोटल टाइम 60 मिनट्स है
तो हमने 15-15 मिनट के क्या बना लिए, 4 इंटरवल्स। तो टाइम इंटरवल तो हमने बना लिए, तो आप सेकंड में रखोगे ऑब्वियसली, 15 मिनट है तो कितने सेकंड्स बनेंगे, 900। ठीक है, अच्छा जी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है बेटा। टाइम जीरो जो है, T0, ये कौन सा टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, और स्टार्टिंग टाइम में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 0। अब जैसे रिएक्शन चलना शुरू हुआ, अब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, जैसे ही 15 मिनट होने लगते हैं, जैसे ही पहला इंटरवल होने लगता है, मैं क्या करता हूं, रिएक्शन को स्टॉप कर देता हूं। स्टॉप करने का सबसे आसान तरीका होता है टेम्परेचर को इंस्टेंटली ड्रॉप कर दो। ठीक है, बर्फ डाल दो, इंस्टेंटली टेम्परेचर ड्रॉप होगा और रिएक्शन जो है ना वो तकरीबन स्टॉप हो जाएगा। तो अब लेट सपोज कि हमने जैसे ही पहला इंटरवल मुकम्मल हुआ, रिएक्शन रोक दिया, इसमें से हमने निकाला सैंपल मिक्सचर में से। अब उस सैंपल के अंदर मुझे चेक करना है, क्योंकि इससे पहले प्रोडक्ट थे 0, है ना, मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लूंगा। ठीक है बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल में से माइनस करूंगा, सॉरी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा, तो इस इंटरवल की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। मैं उसे टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैं टेम्परेचर नॉर्मलाइज करूंगा, रिएक्शन होने लगेगा। फिर बेटा दूसरा इंटरवल जैसे ही मुकम्मल होगा, फिर मैं रोक दूंगा। फिर मैं इसका सैंपल निकालूंगा, उसमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मालूम करूंगा। ठीक है बेटा, इस इंटरवल की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड